on one side of the line PQ such that angle RQ minus RPQ minus angle RQP. RPQ minus angle RQP is a positive constant to alpha. to alpha. Find the locus of the point R. ठीक. Find locus of Yes sir. R. Point R. ठीक है. ये R मेरा वेरिएबल हो गया कंप्लीट. ये क्वेश्चन. ठीक है. देखिए R मेरे पास वेरिएबल है तो आप इसको HK या XY कुछ अज्यूम कर सकते हैं. ठीक. P और Q मेरे पास दो फिक्स पॉइंट है. P और Q मेरे पास दो फिक्स पॉइंट है. तो अगर ये फिक्स पॉइंट है तो हम लोग चाहें तो इसको कुछ अज्यूम कर सकते हैं. तो देखिए ऐसा मानते हैं ना ताकि ये मेरा पूरा कैलकुलेशन आसान रहे. तो हम क्या मान के चलते हैं क्योंकि हमको फिक्स पॉइंट लेना है तो P को हम ओरिजिन पे मान लेते हैं. ठीक है 0 0 और Q को यहाँ कहीं मान लेते हैं Q को. ठीक है. अब Q को जैसे इस पोजीशन पे लेंगे तो इसका कुछ भी अगर कोऑर्डिनेट पुट कीजिएगा तो a,0 होगा. मतलब कि हमको खुद से अगर पॉइंट लेना हो तो जितना कम वेरिएबल रखेंगे उतना ज्यादा अच्छा. तो P और Q ऐसा अज्यूम कर लिए, मान लिए फिक्स पॉइंट. R इधर का ही है. R एक वेरिएबल x y या h के जो आप लिख लें. अब उसके बाद जो बोला गया इस कंडीशन को फुलफिल करते हैं. R P Q एंगल. तो ये ऐसे मिलाएंगे. तो जब भी हमको ये एंगल चाहिए होता है एंगल तो एंगल हम लोग कौन से कॉन्सेप्ट से निकालते हैं? टैन से. टैन थीटा. तो हम लोग क्या कर रहे हैं ना कि इसको बोलते हैं θ1. ठीक है. RPQ को θ1 बोलते हैं और जो RQP होगा इसको बोलते हैं θ2. इसको बोलते हैं θ2. ठीक है. तो हम लोग को चाहिए क्या यहाँ पे θ1 माइनस θ2 दैट इज इक्वल्स टू 2 अल्फा. ये दिया है, ये दिया है. अप्लाई कर दीजिए tan दोनों तरफ. तो tan θ1 माइनस θ2 दैट इज इक्वल्स टू 2 अल्फा. ये कहा जा सकता है. सॉरी मेरा मिस्टेक, एक छोटा सा मिस्टेक. इधर भी तो tan लगेगा. Yes sir. Tan 2 alpha. हाँ ये हो जाएगा tan 2 अल्फा. ऐसा. अब इसके बाद फॉर्मूला जो tan a माइनस b का होता है tan θ1 माइनस tan θ2 और डिवीजन में 1 प्लस tan θ1 minus tan θ2 into that is equals to tan 2 अल्फा. ठीक है. अब इसके बेसिस पे ध्यान रखिएगा ये कांस्टेंट है. इसको कोई भी कांस्टेंट k भी बोल के चल सकते हैं. कोई जरूरी नहीं है tan 2 अल्फा लिखना. अगर ये कांस्टेंट दिया तो tan लगा के भी वो कांस्टेंट होगा. तो ये कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा. अब ये सारा डेटा थोड़ा कैलकुलेट कर ले और पुट कर लेंगे, हो जाएगा काम खत्म. तो जब आप tan θ1 निकालेंगे तो θ1 इज एंगल बिटवीन PR एंड PQ. PR एंड PQ. तो आप लिख सकते हैं वही कॉन्सेप्ट m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 m2. इस कॉन्सेप्ट से आप m1 बोल लें PR को तो स्लोप कितना मिलेगा y बाई x माइनस m2 स्लोप हो जाएगा किसका? PQ का. 0 होगा और डिवीजन में 1 प्लस m1 इंटू m2 ये 0 यानी पूरा कॉन्सेप्ट y बाई x tan θ1 y बाई x. tan θ2 ऐसे ही कैलकुलेट करेंगे. tan θ2 में लगा देते हैं m2 माइनस m3 बाई 1 प्लस m2 m3 इज इक्वल्स टू m2 इसको बोले m3 इसको बोले. ये चाहिए था ना हमको. ठीक है. तो यहां से देखिए क्या मिलेगा y बाई x माइनस a. y बाई x माइनस a माइनस फिर से इसका 0 और डिवीजन में मेरे पास फिर से 1 प्लस 0 यानी क्या मिला y बाई x माइनस a मिला, नॉट अल्फा a मिला. अब उसको पुट किया जाए यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में तो वैल्यूएशन मिलेगा y बाई x माइनस ये y बाई x माइनस a डिवीजन में 1 या 1 प्लस tan θ1 tan θ2 1 प्लस y बाई x into y by x minus a and this part is equals to tan 2 अल्फा या फिर कांस्टेंट. ठीक है. अब इस पूरे पार्ट को सॉल्व करेंगे तो एक चीज देखिए यहाँ एलसीएम ले लेते हैं फिर जो कैंसिल होगा किया जाएगा. दोनों का डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा वैसे भी. तो yx माइनस ए वाई माइनस एक्स वाई और डिवीजन में ये मल्टीप्लाई यहाँ पे. ठीक ना. तो कितना x स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस वाई स्क्वायर
दैट इज इक्वल्स टू कांस्टेंट tan 2 अल्फा, कांस्टेंट tan 2 अल्फा। अब ये पार्ट कैंसिल, इसके साथ में ये जाके यहां मल्टीप्लाई हो गया, तो मल्टीप्लाई होने के बाद देखिएगा क्या मिल रहा है, tan 2 अल्फा एक्स स्क्वायर प्लस tan 2 अल्फा वाई स्क्वायर, उसके साथ में माइनस ए एक्स, तो ठीक है माइनस ए tan 2 अल्फा एक्स, और ये उधर चला गया प्लस ए वाई इज इक्वल्स टू 0। ऐसा मिला हम लोग के पास इक्वेशन। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा क्या है कैसा है। एक तो एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, उसके बाद एक्स वाई का टर्म नहीं है, यानी ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है। और इस सर्कल का एक और चीज आप एडिशन क्या कर सकते हैं, इट इज सर्कल पासेस थ्रू ओरिजिन। कैसे पता चला, क्योंकि इस वाले इक्वेशन में देखिए केवल कांस्टेंट टर्म नहीं है, एक्स स्क्वायर का टर्म है, वाई स्क्वायर का टर्म है, एक्स का टर्म है, वाई का टर्म है, देखिए कांस्टेंट नहीं है, कांस्टेंट 0। और जब भी कांस्टेंट 0 होता है इसका मतलब है कि कर्व कहां से पास कर रहा है, ओरिजिन से पास कर रहा है। स्ट्रेट लाइंस। अच्छा, आपको हम पिछले क्लास में भी एक चीज बोले थे कि अपने पास जो कार्टेशियन सिस्टम है उसमें से पॉइंट इन ट्रायंगल वो पार्ट बचा हुआ है, और वो इसलिए छोड़े हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन में जब हम लोग पढ़ेंगे एंगल बाइसेक्टर, साइड बाइसेक्टर, तब कहीं जाके उसके बारे में डील किया जाएगा, ठीक है। तो वो चीज बचा है, ऐसा मत सोचिएगा कि छूट गया, उसको छोड़ा गया है अभी। स्ट्रेट लाइंस, सबसे पहला चीज होता क्या है, इट इज लोकस ऑफ वेरिएबल पॉइंट, मूव्स कोलिनियरली, ठीक है। क्या होता है, कोलिनियर तरीके से अगर कोई एक पॉइंट मूव करे तो जाके वो किसका फॉर्मेशन करेगा, एक स्ट्रेट लाइन का फॉर्मेशन करेगा। क्या डेफिनेशन लिखने आएगा सर? नहीं, डेफिनेशन नहीं आता, ये तो आपको भी पता है। तो फिर इसका यूज असर्शन रीजन में रहता है। उसके बाद ये पूरा पार्ट आपको बता देगा, अ पॉइंट मूव्स फ्रॉम अ पॉइंट ए, अ पॉइंट passes through a point A, point B, ठीक है, and point C, where ABC are collinear, ये बता दिया, ABC are collinear, ये बता दिया। Then find locus of movable point, तो आपको ये पता चला कि वो पॉइंट A से गया, B से गया, C से गया, मतलब वो मूव कर रहा है कैसे, कोलिनियरली मूव कर रहा है। अगर वो कोलिनियर तरीके से मूव कर रहा है, इसका मतलब है कि उस पॉइंट का जो भी लोकस होगा, वो जिसका फॉर्मेशन करेगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगा, बस उसी जगह पे ये काम आता है। तो इस स्टेटमेंट को घुमा के आपके सामने प्रेजेंट किया जा सकता है लाइक अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन की तरह प्रेजेंट करेगा। आपको बस ये याद होना चाहिए, तब कहीं जाके आप आंसर दे सकते हैं। हर एक पॉइंट का वही सिग्निफिकेंस है। सेकंड मिनिमम 2 points required or two conditions required to define a point, to define a line। एक स्ट्रेट लाइन डिफाइन करने के लिए हम लोग को 2 कंडीशन चाहिए या फिर 2 पॉइंट चाहिए। तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि चाहे पॉइंट का बात करें या फिर कंडीशन का बात करें, किसी एक स्ट्रेट लाइन को डिफाइन करने के लिए हमको 2 ही चीज चाहिए। क्यों, कैसे, देखिए जनरल इक्वेशन जो होता है उससे बताते हैं। जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन जो होगा वो क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। तो सर यहाँ पे हमको 3 अननोन दिखा, आप गलत जगह देख रहे हैं। एक्चुअल में यहाँ 2 अननोन है, कितना, 2 अननोन है। तो वही 2 अननोन निकालने के लिए आपको 2 ही कंडीशन चाहिए। 2 अननोन कैलकुलेट करना है, चाहे कुछ भी करें, ये 2 अननोन कैलकुलेट करना है, इसका मतलब हमको क्या चाहिए, 2 कंडीशन चाहिए, 2 इक्वेशन चाहिए। मगर सर ABC ये भी तो वैरी करेगा, तो देखिए ना यहाँ पे 3 है ही नहीं। कैसे, इसको आप a by c x प्लस b by c y प्लस 1 इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब इसके अकॉर्डिंग देखिए, आप इसको लैम्डा x प्लस म्यू y प्लस 1 इक्वल टू 0,
अब आर्बिट्रेरी कांस्टेंट में चाहिए या फिर वेरिएबल में चाहिए, हमको हर बार कितना अननोन दिख रहा है? 2। कितना आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जो हमको कैलकुलेट करना होगा, तो लैम्डा और म्यू, लैम्डा और म्यू यानी 2, ठीक है। दूसरा कितना वेरिएबल्स, तो वेरिएबल्स मेरे पास x और y यानी 2। तो 2 वेरिएबल, 2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जिसका वैल्यू हमको निकालना पड़ सकता है। इसका मतलब है कि किसी भी एक लाइन को सॉल्व करने के लिए हमको 2 कंडीशन हमेशा चाहिए। ये बात कहां काम आएगा? क्या क्वेश्चन पूछेगा? नहीं, लगभग हर एक क्वेश्चन को, स्ट्रेट लाइन के हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने में ये हेल्प करेगा। कैसे? आपके पास अगर स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया है, आप बस माइंड मेकअप करके रखिए, हमको 2 कंडीशन चाहिए। अब उस 2 कंडीशन को आपको ढूंढ के निकालना है, तब कहीं जाके आप स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड किसी भी पार्ट को सॉल्व कर सकेंगे। इस पॉइंट का सिग्निफिकेंस वही है, ये समझाता है कि स्ट्रेट लाइन सॉल्व करना है, 2 कंडीशन ढूंढो। कहीं से भी आपको 2 कंडीशन ढूंढना है, या तो दोनों दिया रहेगा, नहीं तो एक दिया रहेगा और एक यूनिवर्सल लॉ होता है, तो वहां से आपको 2 कंडीशन निकालना होगा, तब कहीं जाके स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड किसी पार्ट को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, यहीं पे इसका सिग्निफिकेंस। आपको फॉर्मूला आता है, हमको पता है, आपको 6 का 6 स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन कैसे कैलकुलेट करें वो आता है, आपको एंगल बिटवीन स्ट्रेट लाइंस आता है, मगर आपको क्वेश्चन में उसका कैसे यूज करना है, कौन से क्वेश्चन में किसको यूज करना है, मेन यही पार्ट अभी सीखना है। ठीक है, तो ध्यान से थ्योरी के साथ चलिएगा, हर एक लाइन, हर एक वर्ड का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए, तब जाके अच्छे क्वेश्चन में आप सॉल्व कर पाएंगे। थर्ड, जो कोई भी लीनियर इक्वेशन होगा, एनी लीनियर इक्वेशन, ठीक है, एनी लीनियर इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या हो गया, विथ पावर ऑफ वेरिएबल, विथ पावर ऑफ वेरिएबल इक्वल्स टू 1, ठीक है। एनी लीनियर इक्वेशन रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन, कोई भी लीनियर इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करता है। बहुत छोटा छोटा बात, एकदम चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जिसका पूरे चैप्टर में पूरे कोऑर्डिनेट में यूज होगा, उसी पे अभी डिस्कशन कर रहे हैं। बोला कोई भी लीनियर इक्वेशन है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। तो लीनियर इक्वेशन कितने वेरिएबल में भी हो सकता है, 2 या फिर 1 या फिर 3। आप ऑलरेडी क्लास 12 में पढ़े हैं स्ट्रेट लाइन इन स्पेस, स्ट्रेट लाइन इन स्पेस जिसमें x, y, z 3 वेरिएबल होता था। आप स्ट्रेट लाइन इन प्लेन पढ़े हैं जिसमें दो वेरिएबल होता है x और y। आप ये भी पढ़े हैं कि एक स्ट्रेट लाइन किसी एक्सिस के पैरेलल होता है या किसी एक्सिस पे परपेंडिकुलर होता है, यानी कि वो सिंगल से वेरिएबल के साथ एग्जिस्ट करेगा। तो फिर पॉसिबिलिटी क्या है, हम लोग को बस ये देखना है। सिंपल सा छोटा सा बात, लीनियर इक्वेशन है, इसका मतलब स्ट्रेट लाइन है। एग्जांपल में देखेंगे, अगर ऐसे लिखा कि x प्लस x इज इक्वल्स टू k मतलब कांस्टेंट, x इज इक्वल्स टू k मतलब कांस्टेंट, तो ये जो एक स्ट्रेट लाइन होगा, इट इज अ स्ट्रेट लाइन, ये जो एक स्ट्रेट लाइन होगा ये किसके पैरेलल होगा, इज पैरेलल टू x इक्वल्स टू कांस्टेंट, x इक्वल्स टू कांस्टेंट वर्टिकल लाइन होता है, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस। साथ ही साथ आप ये भी कह सकते हैं एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस, एंड परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। तो देखिए 2 कंडीशन निकाल दिए एक छोटे से चीज से, x इक्वल्स टू k दिया, बोला कि ये एक लाइन है, हम बोले ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन है, चलिए ठीक है। तो उस स्ट्रेट लाइन का कैरेक्टर क्या होगा कि ये वर्टिकल एक्सिस यानी y एक्सिस के साथ पैरेलल होगा। दूसरा क्या होगा, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस यानी x एक्सिस पे परपेंडिकुलर होगा। तीसरा क्या होगा, एंड इट पासेस थ्रू, कौन सा पॉइंट, इट पासेस थ्रू k, 0 ऑन x एक्सिस, x एक्सिस के इस पॉइंट से पास करेगा। देखिए एक छोटा सा कंडीशन x इक्वल्स टू k, जिसका मीनिंग हमको क्या समझ में आया वो हम नीचे डिस्क्राइब कर दिए, और यही चीज होता है जो क्वेश्चन को बनवाता है। ठीक है, तो आपको धीरे धीरे प्रैक्टिस करके ये सब निकालने आना चाहिए। दूसरा, सोच के आंसर दीजिएगा,
y इज इक्वल्स टू k मतलब कांस्टेंट, ठीक है, इज स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू किसके साथ, x के साथ, हाँ, पैरेलल टू x एक्सिस, ये हॉरिजॉन्टल होगा पैरेलल टू x एक्सिस, और साथ ही साथ अब परपेंडिकुलर किसके ऊपर, परपेंडिकुलर ऑन y एक्सिस एंड पासेस थ्रू, ध्यान से, एंड पासेस थ्रू 0, k, कौन से एक्सिस पे, x की y, कौन से y एक्सिस, एंड पासेस थ्रू 0, k ऑन y एक्सिस, ठीक है, y एक्सिस के इस पॉइंट से ये पास करेगा, क्या ये x को कट करेगा, नेवर इंटरसेक्ट x एक्सिस, ये बात आप कैसे बोल दिए कि नहीं कटेगा, ठीक है, इसके बेसिस पे बोले, अगर वो x एक्सिस के पैरेलल है तो कहां से x को कट करेगा, वो कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं कर सकता है, वैसे केस में आप ये भी मेंशन कर सकते हैं नेवर इंटरसेक्ट x एक्सिस, ठीक है। तीसरा, थर्ड, फुल लेंथ का, ठीक है ना, फुल लेंथ का, मान लीजिए ऐसे लिखा है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, ऐसा, तो ये हुआ फुल लेंथ का एक लीनियर इक्वेशन, ठीक है, इट इज जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट लाइन का एक जनरल इक्वेशन है, ठीक है, जनरल इक्वेशन है। अब क्या चाहिए, पॉइंट ऑन x एक्सिस, ठीक है, और पॉइंट ऑन y एक्सिस, ये चाहिए कि ये x एक्सिस को कहां कट कर रहा है और y को कहां कट कर रहा है, तो तरीका क्या कहता है वो सुनिए। मान लीजिए जैसे अगर x को कट कर रहा है, ठीक है, तो इस x एक्सिस पे y तो हमेशा 0 होगा, x एक्सिस पे y हमेशा 0 होगा, बस यही छोटा सा बात हमको याद रखना था, ठीक है, जो हम लोग कहां पढ़े थे, कार्टेशियन सिस्टम में, तो आपको आता है या हम लोग पढ़े हैं दोनों मिला के, अगर x एक्सिस पे पॉइंट निकालना है तो y कोऑर्डिनेट 0, इस पूरे इक्वेशन में y की जगह 0 पुट कीजिए, x कितना मिलेगा आपको, -c/a, और y कितना 0, सोच के यहां वाला बताइए, y एक्सिस पे -c/b, x की y सर y, देखिए आप x को 0 किए ऑन y एक्सिस, x इज इक्वल्स टू 0, तो -c/b होगा ना, और वो y का वैल्यू, यानी 0, -c/b, ये मिलेगा -c/b, ठीक है, ये छोटा छोटा सा बात बस याद रखिएगा, हम मानते हैं कि आपको आता है, ठीक है, मगर क्योंकि हमको जरूरत पड़ेगा तो हम आगे चल के बोलेंगे कि देखिए ये चीज हम लोग जानते हैं, अगर कोई नहीं पढ़ा है या उसको नहीं याद है तो फिर उसके बाद आगे कैसे बढ़ेगा, तो इसलिए हम आपको बताते चल रहे हैं, ये सब यूज में आएगा, और बड़े बड़े क्वेश्चन में यही सब यूज में आता है, तो नोट कर लें आप इसको, फिर आगे बढ़ा जाए। कुछ भी दिक्कत नहीं समझ में आया कुछ पूछ ले। कैलकुलस धीरे धीरे कम होता जा रहा है, कैलकुलस धीरे धीरे कम हो रहा है, ट्रिग्नोमेट्री कम हो रहा है, क्या बढ़ रहा है, अलजेब्रा बढ़ रहा है और कोऑर्डिनेट बढ़ रहा है, अलजेब्रा और कोऑर्डिनेट। आप हमेशा देखिएगा, कोई भी किसी भी साल का पेपर खोल के देख लीजिएगा, 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको कोऑर्डिनेट का कम से कम मिलेगा, तो कोऑर्डिनेट इतना बड़ा है, ठीक है, इसमें स्ट्रेट लाइन हो गया, कार्टेशियन सिस्टम हो गया, पैराबोला है, सर्कल है, एलिप्स है, हाइपरबोला, 6 सेक्शन तो इसके खुद का होता है, अब उसमें से 5 से 6 क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा, हर साल मिलता है, तो इस कारण से कोई एक चैप्टर अगर एक क्वेश्चन भी कंटेन करता है कोई बात नहीं, ठीक है, हमको आता है, हम पढ़ेंगे, ठीक है, वैसा है। हाइपरबोला का थोड़ा सा सिग्निफिकेंस कम होता है, में और मे नॉट में रहता है कि आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, मगर सर्कल हो गया, स्ट्रेट लाइन हो गया, पैराबोला हो गया, इससे तो क्वेश्चन हमेशा रहता है, ठीक है। देखिए सी नंबर वहां डील किए, डी नंबर, डी पॉइंट बात कर रहे हैं, देखिएगा जैसा है उसके अकॉर्डिंग, अगर लिखा ax plus by is equals to 0, ax plus by equal to 0, अभी जो एक लोकस का क्वेश्चन बनाए थे उसमें ये बात बोले
अगर केवल वेरिएबल के बाद वाला कांस्टेंट नहीं है, तो नहीं है मतलब वो जीरो है। तो क्योंकि इसमें कांस्टेंट टर्म एब्सेंट है, इसका मतलब इट इज अ स्ट्रेट लाइन, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। कहां से पास करेगा? ओरिजिन से। हाँ, पासेस थ्रू ओरिजिन, पासेस थ्रू ओरिजिन, ये ओरिजिन से पास करेगा, ठीक, ऐसा होगा। तो हम लोग को इस चीज का ध्यान रखना है। अच्छा, अगर कोई आपसे ये पूछ दे, अगर आपसे ये पूछ दे पॉइंट्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, क्या बोलिएगा? जैसे ये निकाले ना, पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, पॉइंट ऑन वाई एक्सिस, क्या निकलेगा? एक्स एक्सिस होगा 1,0। गलत गलत गलत, सोच के फिर से एक बार। सर -1,0 होगा एक्स एक्सिस। हम आपको जो सिखलाना चाहते हैं ना, आप वो नहीं सीख रहे। हम आपको क्या बोले, सुनिएगा मेरी बात को फिर से एक बार ट्राई करिए। अगर पॉइंट निकालना है एक्स एक्सिस पर, तो y को 0 पुट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। y को 0 पुट करेंगे और x का वैल्यू निकालेंगे। पुट करके x का वैल्यू बोलिए, सोचिए। 0,0। अब सही जगह पे है, यही बात है ना मेन। ये सब पॉइंट डिस्कस करने का मीनिंग क्या है, जिसका आप एप्लीकेशन समझे। अरे मेरे सामने तो अभी एक इक्वेशन लिखा है, पता नहीं वहां कितना इक्वेशन आपको मिलेगा क्वेश्चन में। आप अगर प्रोसेस सीख जाएंगे, हमको ये पॉइंट आपको याद नहीं करवाना है, हमको ये पॉइंट आपको समझाना है कि कैसे यूज करना है। मेन वही चीज, ठीक है, कि कैसे यूज करना है। अगर आपसे ये बोले कभी भी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है, तो आप क्या करें, पुट y इक्वल टू 0 एंड फाइंड x, ये काम करना है। अगर आपसे पूछे पॉइंट ऑन y एक्सिस, तो काम क्या करेंगे, आप पुट करेंगे x इक्वल टू 0 और वहां से फाइंड, तब क्या करेंगे, फाइंड y का वैल्यू निकालेंगे। यही मीनिंग होता है। जब आप ये काम कीजिएगा तो ऑन x एक्सिस भी आपको 0 0 मिलेगा और ऑन y एक्सिस भी आपको 0 0 ही मिलेगा। आप चेक कर चुके होंगे। आप थोड़ा ड्रॉ कर दें, कोई एक स्ट्रेट लाइन जो ओरिजिन से पास हो रहा है, सबसे जनरल ऐसा, ठीक है, ये x है, ये y है और ये मेरा लाइन L है। देखिए जब ये पास कर रहा है x और y दोनों को कट कर रहा है, तो कहां, ओरिजिन। देखिए ये पॉइंट x के ऊपर है, ये पॉइंट y के ऊपर है, यही तो है, इट इज द ओरिजिन, यानी 0 0। तो अगर कभी भी एक स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास करे, तो x एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ओरिजिन होगा, y एक्सिस का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी ओरिजिन ही होगा, ठीक है, ये चीज। नेक्स्ट ई नंबर, ठीक है, ई नंबर। मान लीजिए जैसे इफ डायरेक्शन एंड a fixed point provided दिया है, provided, then equation of line can be calculated using slope form। स्लोप फॉर्म से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। किसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म? अब सवाल ये आया, किसको बोलते हैं स्लोप फॉर्म? देखिए ऐसा नहीं कि आप y = mx + c बोलेंगे, उसको नहीं बोल रहे हम स्लोप फॉर्म। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अगर कभी भी आपको डायरेक्शन दिया मतलब एंगल या एंगल से रिलेटेड पार्ट दिया, एंगल या एंगल से रिलेटेड पार्ट, तो एंगल या एंगल से रिलेटेड पार्ट क्या हो सकता है? एक मिनट, देखिए एंगल या एंगल से रिलेटेड पार्ट क्या हो सकता है? एक तो थीटा हो सकता है, या tan थीटा हो सकता है, या sin थीटा दे सकता है, या फिर cos थीटा दे सकता है। इसका मतलब है कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का थीटा दे सकता है। ये हुआ डायरेक्शन का बात, या फिर आपके पास ऐसा डेटा होगा, डेटा which can provide डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन। तो डायरेक्शन का मतलब क्या होता है? एंगल। तो एंगल से रिलेटेड पार्ट जो भी दिया
चाहे ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में दिया या एग्जैक्टली एंगल दिया या एंगल फाइंड करने के लिए कोई डेटा प्रोवाइड किया, वैसे केस में जब डायरेक्शन मिल जाए और साथ ही साथ एक पॉइंट कम से कम होना चाहिए जो कि उसको फिक्स करे। क्या होता है कि लाइन ऐसे ऐसे घूमता है, मगर जब आप इसको एक जगह पे फिक्स कर दीजिएगा तब कहीं जाके एक फिक्स स्ट्रेट लाइन होगा, फिक्स स्ट्रेट लाइन, तब जाके ये ऐसे एंगल बनाएगा। अदरवाइज अगर ये मूव कर रहा है तो देखिए एंगल भी वैरी कर रहा है, तो जब आप एक पॉइंट पे इसको रोक दिए तो देखिए इसका एंगल भी कांस्टेंट हो गया। समझे? जब भी हम लोग को रिक्वायरमेंट होगा तो एंगल का मेजरमेंट हम लोग x से लेते हैं, और वो भी कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब कहीं जाके स्लोप फाइंड होता है। तो अभी यहाँ पे जो भी बात कर रहे हैं डायरेक्शन डायरेक्शन डायरेक्शन, वो एक्चुअल में स्ट्रेट लाइन का स्लोप होता है, उसी डायरेक्शन को स्ट्रेट लाइन का स्लोप कहते हैं। ठीक है, देखिए F नंबर में स्लोप ऑफ लाइन, तो स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, उसके बाद जब इक्वेशन बताएंगे ना तब इसका यूज आपको दिखाते हैं। स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन क्या होता है, कैसे निकालते हैं, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं, इट इज टेंजेंट ऑफ एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन from x axis in anti-clockwise direction। देखिए ये जो इतना लंबा बाद में एक्सप्लेनेशन दिया गया, ये किसके लिए, ये tan के लिए नहीं, ये थीटा के लिए, थीटा के x एक्सिस से मेजर करो, और कौन से डायरेक्शन में मेजर करो, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करो। किसको, एंगल को, और वो एंगल किसके ऊपर लगेगा, टेंजेंट के ऊपर लगेगा। यानी कि कुल मिला के ये जो लाइन है वो ये कहना चाहता है कि जो स्लोप होगा, जिसको m से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज tan थीटा। अब यहाँ ये जो थीटा है, इट इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन, ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। ठीक है, कौन से डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक, कहां से, फ्रॉम x एक्सिस, ये चीज हम लोग को ध्यान रखना है। तो जब कभी भी स्लोप निकालने बोलेगा तो एंगल कहीं से दे, हमको बस समझना है कि दिया कहां से, मगर यूज करना है कहां से, यूज करना है हमेशा x एक्सिस से। कौन से डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, तब कहीं जाके हम यहाँ बात करेंगे कि ये मेरा थीटा है, और उसके बेसिस पे हम यहाँ पे tan थीटा फाइंड करेंगे। मतलब ये हुआ, ये मेरा x, ये मेरा y, कोई एक लाइन मान लीजिए ऐसे गया, यहां से ऐसे, ठीक है, ये लाइन L, ये इधर साइड में एंगल बनाएगा थीटा, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन L दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा, दैट इज इक्वल्स टू tan थीटा। सोच के जवाब दीजिएगा। अगर ये एक लाइन इधर चला गया, L2 बोलते हैं, L2, ठीक ना, और ये एंगल बनाया यहाँ पे अल्फा, तो बोलिए स्लोप ऑफ L2 कितना, ML2 कितना, बोलिए जो है। नहीं, स्लोप L2 का, स्लोप L2 का, क्वेश्चन ये बोले ना कि x एक्सिस के साथ L2 ऐसे नीचे की तरफ जा रहा है और ये एंगल बनाया है अल्फा, तो बस सिंपल सा चीज पूछ रहे हैं, स्लोप ऑफ L2 कितना होगा, स्लोप ऑफ L2 माइनस tan अल्फा। अब देखिए आप यहाँ पे क्या किए, देखिए जब मेरे पास लाइन इधर आया, ठीक है ना, तो हम आपको प्रोवाइड किए कौन से डायरेक्शन में, हम आपको क्लॉकवाइज दिए, क्लॉकवाइज। आप इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएं तो अगर डायरेक्शन बदल दिए तो इसका साइन बदल गया, इट इज माइनस अल्फा, और ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट भी है। दूसरा एक और चीज, कोई ये बोला कि सर आप बोले ना कि एंटी क्लॉकवाइज एक्स से मेजर करो, हाँ बिल्कुल हम बोले ऐसे, तो फिर उसके बाद ये बड़ा वाला एंगल ले सकते हैं, क्यों नहीं। तो बड़ा वाला एंगल होगा कितना, देखिए अगर ये कंप्लीट होता
तो 360 होता यानी 2 पाई होता, मगर उसमें कम है, कितना कम है, अल्फा, तो माइनस अल्फा। आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, इस पे tan लगा दीजिए और tan 360 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल्स टू माइनस tan अल्फा। तो दोनों कॉन्सेप्ट आपके पास है। आप एकदम सीखते हैं कि 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 2 8 होता है, मगर जब ज्यादा हो जाता है तो आप बोलिएगा नहीं हम इसको शॉर्टकट में ऐसे बनाएंगे ये 8। तो क्या हुआ, ये एक इवोल्यूशन है किस चीज का, प्लस का प्रोडक्ट में। ये एक शॉर्टकट मेथड है, इसी को कैलकुलेट करने का शॉर्टकट मेथड है, बिल्कुल वही। बेसिक आप सीखते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलना है, मगर आप उसके लिए एक समरी पढ़ चुके हैं ट्रिग्नोमेट्री में कि नहीं अगर ऐसा रहा तो हम डायरेक्शन अपोजिट करके साइन लगा के भी काम कर सकते हैं। तो क्यों आप इसको यूज करेंगे, ये तो डेफिनेशन वाली बात है ना, बेसिक। आप उसको चाहें तो एक्सटेंड कर सकते हैं, आप उसको चाहें तो अपने हिसाब से अरेंज कर सकते हैं और थीटा की जगह माइनस अल्फा रख सकते हैं। एकदम ठीक, आप आंसर देंगे यहाँ पे इज माइनस tan अल्फा, माइनस tan अल्फा। ठीक, नोट कीजिए, छोटा छोटा चीज, एकदम बेसिक पार्ट। बेसिक का मतलब ऐसा नहीं कि एकदम उससे क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन इसी के बेसिस पे समझ में आता है। तो हम लोग इसको बहुत जनरल समझ के चलते हैं। अगर इसी को अगर हम लोग कैलकुलस में यूज करें तो हम लोग इसको समझते हैं dy by dx, ठीक है, dy by dx। और इसी को अगर हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में यूज करें, ट्रिग्नोमेट्री में, तो उस समय हम लोग इसको समझते हैं tan थीटा। अगर इसी को हम लोग कोऑर्डिनेट में यूज करें, कोऑर्डिनेट में, तो उसको m से रिप्रेजेंट करते हैं, m। सब के लिए एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, सब के लिए एक ही बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री वाला tan थीटा, सब के लिए। कैलकुलस में बस इसको बदल दिया, कुछ नहीं, y by x, d को इग्नोर कीजिए, y by x, y मतलब वर्टिकल, x मतलब हॉरिजॉन्टल, मतलब p और b का रेशियो, और यही तो होता है tan थीटा। अब क्या कोऑर्डिनेट क्या कहता है कि देखो यहाँ पे ये एक नोटेशन है, मगर कोऑर्डिनेट अपना कैलकुलेशन करने के लिए अपने हिसाब से एक फॉर्मूला भी देता है, उसी पे अभी बात करेंगे, ठीक है। हर जगह का बेसिक यही है tan थीटा। देखिए क्या है कि जी स्लोप यूजिंग 2 पॉइंट्स। तो देखिए जैसे पॉइंट्स का बात आया, जैसे पॉइंट्स बोल दिया, मतलब हम बात कर रहे हैं कौन से सेक्शन पे, कोऑर्डिनेट पे बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट। डिफरेंशिएशन बोलेंगे तो किस पे बात कर रहे हैं, कैलकुलस। tan थीटा बोलेंगे तो किस पे बात कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री। और तीनों आपस में मिला हुआ है, आपको क्वेश्चन इससे मिला के ही मिलेगा। तो स्लोप यूजिंग 2 पॉइंट्स, मान लीजिए जैसे कोई एक लाइन है, किसी भी तरीके का कोई एक लाइन है L समथिंग, ये मेरे पास x है और ये y, और इस वाले लाइन पे हमको 2 पॉइंट दिया, इस वाले लाइन पे 2 पॉइंट प्रोवाइड किया है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसको एक नाम दे A और इसको एक नाम दे B, ठीक, इसका कोऑर्डिनेट मान लेते हैं कि x2 y2 है, A है ना, x1 y1, और ये x2 y2 है, ऐसा। इसका मतलब अभी हम क्या अरेंजमेंट किए, एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर 2 नोन पॉइंट, 2 फिक्स पॉइंट, 2 कांस्टेंट पॉइंट, वो चीज। अगर हम इसको ऐसे मिलाएं, ट्रायंगल बना, कोई बताएगा इसका कोऑर्डिनेट, सी का कोऑर्डिनेट, नहीं बता, सोच के बोलिए। x1, y2, ठीक है। अगर फंसे तो एक लाइन लिख रहे हैं, x remains constant on vertical line, y remains constant on हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग आप ये पॉइंट कैलकुलेट किए, देखिएगा थोड़ा, ठीक। y कांस्टेंट रहेगा, y रिमेन्स कांस्टेंट ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन और x रिमेन्स कांस्टेंट ऑन वर्टिकल लाइन। तो ये जो मेरा वर्टिकल लाइन आया, इस पे x कांस्टेंट x1, ये जो मेरा हॉरिजॉन्टल लाइन आया c की तरफ आया, इस पे y कांस्टेंट y2, तो कोऑर्डिनेट मिल गया।
आप इस एंगल के लिए बात करें पहले थीटा, ठीक है, इस एंगल के लिए, तो आप कह सकते हैं कि जो tan थीटा होगा दैट इज इक्वल्स टू AC by BC इज AC by BC। तो जब आप AC कैलकुलेट करेंगे तो वर्टिकल पे x तो कांस्टेंट होता है, तो किसका डिफरेंस होगा? y का। तो आप कह सकते हैं y1 माइनस y2, y1 माइनस y2। हॉरिजॉन्टल यानी BC, तो इसमें x का डिफरेंस होगा, y तो कांस्टेंट, तो आप क्या ले सकते हैं? x1 माइनस x2, x1 माइनस x2 या फिर x2 माइनस x1, ये ले सकते हैं। अच्छा, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं हम लोग, फाइनल माइनस इनिशियल, तो आप यहां पे भी वही चीज लिखें, x2 माइनस x1। तो देखिए tan थीटा मेरे पास जो आया, tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू, एक नेगेटिव बाहर निकाल के ध्यान से देखिएगा, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, एक नेगेटिव बाहर निकाल के। अब कोई सवाल पूछा कि देखो हम जो पढ़े हुए हैं उसके अकॉर्डिंग नेगेटिव तो बाहर आता नहीं, ठीक है, तो क्या आंसर दीजिएगा? पढ़ते समय दिखेगा, मगर जब पूछेगा उस समय दिखे तो काम का चीज है, इसलिए आपको बोले बार बार प्रैक्टिस करते। आप जब मेरा थीटा ड्रॉ करते देख रहे थे ना, आप इस पे ध्यान ही नहीं दिए, ठीक है, आप ध्यान नहीं दिए, इस कारण से आप आंसर हमको नहीं दे पाए, ठीक है। क्या ध्यान नहीं दिए सर? कौन सा डायरेक्शन, क्लॉक या एंटी क्लॉक? नहीं, क्लॉक, क्लॉक। आप समझे? क्योंकि एंगल हम क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लिए हैं तो ऑब्वियस सी बात है थीटा नेगेटिव होगा, और इसलिए ये नेगेटिव आया, ठीक है। जब हम इस चीज को थोड़ा अरेंज कर ले तो ऐसे लिख सकते हैं tan ऑफ माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। अब आप बोलिएगा अगर थीटा हम एंटी क्लॉकवाइज लेंगे तो tan थीटा इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1। इट इज द स्लोप ऑफ लाइन, ये है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, और इसी को m से रिप्रेजेंट करते हैं। अब कोऑर्डिनेट में m का मतलब आपको पता चला कैसे निकालेंगे, ठीक है। लाइन देख लीजिए, लाइन कैसे जा रहा है। और दूसरा तरीका भी है, सुन लीजिए, हम आपको क्या बोले, स्लोप के लिए जब एंगल लेंगे, स्लोप के लिए जब एंगल लेंगे तो कैसे लेके चलेंगे? हमेशा हम लोग एंटी क्लॉकवाइज। कहां से? x से। मान लीजिए अगर ये पूरा होता तो पाई होता, मगर उसमें कुछ कम है, कितना कम है? थीटा, पाई माइनस थीटा। तो स्लोप निकालने के लिए ये एंगल यूज करना था, तो अगर बाय द वे हम इसी पार्ट को ऐसे लिखें कि tan पाई माइनस थीटा दैट इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, कोई मिस्टेक नहीं, ये सही है। इट इज द स्लोप, ये है स्लोप, ये है स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन m, उस वाले लाइन का, ठीक है। अगले पॉइंट पे फिर से एक बार ध्यान से देखिएगा और आंसर देने का कोशिश कीजिएगा। ऐसे गया लाइन, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है, ठीक है। यहां पे एक पॉइंट, तो नीचे की तरफ किसको रखे थे? b को नीचे ही रखते हैं, b कोऑर्डिनेट x2 y2, यहां a कोऑर्डिनेट x1 y1। अगर इस चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ा दिया जाए ऐसे, तो एक ट्रायंगल बनेगा। इस ट्रायंगल में अगर हम इसको थीटा मान लें, ठीक, ये पॉइंट C का कोऑर्डिनेट बोलिए फिर से। x1 y2, C का कोऑर्डिनेट क्या आएगा? x1 y2, ये आ जाएगा। tan थीटा अगर लिखे तो इज इक्वल्स टू AC बाई BC, AC बाई BC। अब AC निकालना मतलब हायर माइनस लोअर, तो y1 माइनस y2, और नीचे अगर BC निकाले तो हायर माइनस लोअर, ठीक है, तो x1 माइनस x2, ऐसा। या फिर उसी चीज को हम चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल्स टू नेगेटिव कॉमन कट गया, y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1, ठीक है। अब देखिए इस बार ये सही होगा, कोऑर्डिनेट तो उसी तरीके से लिए, b नीचे था, b वहां भी नीचे, a ऊपर था, a वहां भी ऊपर है। मगर क्या डिफरेंस आया? डिफरेंस ये आया कि इसमें एंगल का मेजरमेंट हम लोग एंटी क्लॉकवाइज लेके चले थे, तो स्ट्रेट फॉरवर्ड tan थीटा इतना मिला, ठीक है। और इसी को हम लोग स्लोप ऑफ लाइन बोले, स्लोप ऑफ लाइन इस कंडीशन में, एंड इट इज इक्वल्स टू m।
ये है m, ठीक है। तो जनरल तौर पे यही फॉर्मूला होता है स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है। कोई बोले कि नहीं थोड़ा दूसरे तरीके से, तो आप बोलिए tan थीटा जो है ना, ये y2 माइनस y1 या y1 माइनस y2 कुछ भी हो सकता है, तो चेंज इन y और नीचे क्या आएगा, चेंज इन x, चेंज इन x, ये होगा स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन, ऐसे भी दिखा सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे, कुछ भी डाउट तो पूछा जाए। कर लें स्लोप से रिलेटेड। देखिए लाइन अगर ऐसे आता है तो ये हमेशा क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है, ये हमेशा डिक्रीजिंग होता है। और जब भी डिक्रीजिंग ग्राफ बनेगा, स्ट्रेट लाइन डिक्रीजिंग होगा, वैसे केस में जो स्लोप होगा, स्लोप जो होगा वो लेस देन 0 यानी नेगेटिव। स्लोप कैसा, नेगेटिव। स्लोप कैसा, नेगेटिव। अगर बाय द वे इंक्रीजिंग होता है, ये मेरे पास इंक्रीजिंग ग्राफ है, अगर इंक्रीजिंग जाता है स्ट्रेट लाइन तो वैसे केस में स्लोप ग्रेटर दैन 0 होगा, स्लोप ग्रेटर दैन 0, स्लोप पॉजिटिव होगा, स्लोप इज पॉजिटिव। लाइन के कैरेक्टर को देख के भी आप स्लोप का अंदाजा लगा सकते हैं कि हाँ वो कैसा होगा। सोच के बताइएगा, अगर कोई एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पे ऐसे एंगल बनाया, कितने का बनाया, 120 डिग्री का, स्लोप बोलिए नेगेटिव की पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, बस इतना ही बताना है। नेगेटिव। अब मान लीजिए यहाँ एंगल दिया है, मान लीजिए यहाँ एंगल दिया है, तो भी हम लोग को कोई फर्क नहीं ना कहाँ एंगल दिया। देखिए 4 एंगल बनेगा, एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है, ये एंगल बनेगा, ये एंगल बनेगा, चारों में से कोई भी दिया, हम हर चीज छोड़ दिए। अगर हमसे स्लोप पूछा नेगेटिव की पॉजिटिव, हम हर चीज छोड़ दिए, यहाँ हम एक्सिस बनाए ही नहीं। ये लाइन आपको डिक्रीजिंग दिख रहा है कि इंक्रीजिंग दिख रहा है, डिक्रीजिंग, ठीक है। हमेशा ऑब्जर्व करने का जो डायरेक्शन होता है, ऑब्जर्वेशन का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा लेफ्ट टू राइट होता है, लेफ्ट टू राइट हो, हमेशा लेफ्ट से राइट चलिए। ये डिक्रीजिंग है, ये अगर डिक्रीजिंग है, इट इज डिक्रीजिंग। अगर ये डिक्रीजिंग है इसका मतलब स्लोप कैसा होगा, नेगेटिव, कहीं का कोई भी एंगल दिया हुआ हो, ठीक है, उससे मतलब नहीं। तो लाइन देख के आप पता कर लेंगे कि उसका स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। आपके कैलकुलेशन में अगर कुछ डिफरेंट आ रहा है तो कम से कम आपको थ्योरेटिकल तो पता है कि वो पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग आप सही कर सकते हैं। वैल्यू ठीक है आ गया, मगर मान लेते हैं जैसे कि अगर नेगेटिव पॉजिटिव में मिस्टेक हो गया तो पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। उसके लिए आपको ये चीज याद रखना है, डायरेक्शन ऐसे आया नेगेटिव, इस तरीके से गया पॉजिटिव, कहीं भी। नेक्स्ट पॉइंट, मान लीजिए इसी में एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से जा रहा है और ये वाला एंगल दिया है, ध्यान रखिएगा, ये वाला एंगल दिया 150 डिग्री, 150 डिग्री। पूछा स्लोप ऑफ लाइन बताओ, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन कितना होगा, तो आप कितना एंगल लेके चलेंगे, हमको ये बताइएगा। tan के अंदर यहाँ एंगल क्या डालें, बोलिए। एंगल वाला नहीं समझ में आ रहा है। अच्छा ठीक, ये क्लियर हुआ 3 पॉइंट। एग्जांपल जो दिया 120 डिग्री वाला, ये नहीं प्रॉब्लम है इसमें। हाँ यस सर। हाँ देखिए यहाँ पे हम आपसे वैल्यू नहीं पूछ रहे थे, वैल्यू हम वहां निकालेंगे। यहाँ हम आपसे केवल पूछ रहे थे कि स्लोप नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव। तो कोई भी एंगल, चारों में से कोई भी एंगल दिया, हमको उससे कोई मतलब नहीं। हमको मतलब ये है कि लाइन मेरा कैसे जा रहा है, तो लाइन इस तरीके से आ रहा है। अगर लाइन इस तरीके से आ रहा है तो डिक्रीजिंग बोलिएगा कि इंक्रीजिंग बोलिएगा, डिक्रीजिंग। अगर डिक्रीजिंग लाइन होता है तो स्लोप कैसा होता है, नेगेटिव। यहां हम आपसे केवल ये पूछे थे कि स्लोप का साइन क्या होगा, प्लस की माइनस। ये बात क्लियर, कैलकुलेशन वहां दिखाएंगे अभी, ठीक है। यस सर। ठीक, अब यहां हमसे एग्जैक्ट पूछा कि एंगल बताओ, एग्जैक्ट स्लोप का वैल्यू बताओ। तो देखिए y एक्सिस के साथ ये लाइन एंगल बना रहा है कितना, 150 डिग्री, 150 डिग्री। तो x एक्सिस के साथ ये एंटी क्लॉकवाइज कितना एंगल बनाएगा, बोलिए। नहीं, अच्छा कोई बात,
पूरे के पूरे लाइन पे एंगल कितने का 180 डिग्री का। ठीक, अगर इसमें से काट के निकाल दिया ऐसा कि ये वाला जो है ना, ये वाला 150 है, ये वाला 150 है, तो ये कितना बच गया मेरे पास 30 डिग्री। अगर आप इसको 30 बोले, अगर आप इसको 30 डिग्री बोले तो ये एंगल भी तो 30 डिग्री होगा। यस सर। ठीक, अगर वो एंगल 30 डिग्री आ गया, ठीक है, तो दोनों एंगल 30 डिग्री आ गया। अब याद कीजिए स्लोप के लिए जो एंगल लेते हैं वो x के साथ बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज बनेगा, x के साथ बनेगा और एंटी क्लॉकवाइज बनेगा। तो x मींस हॉरिजॉन्टल से एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का एंगल बनाया ये 30 डिग्री। अब स्लोप ऑफ लाइन में उस एंगल को यूज करेंगे tan 30 डिग्री और जिसका वैल्यू कितना होगा 1/√3 आ जाएगा। ठीक है, ऐसा ही एक और क्वेश्चन देखते हैं। मान लीजिए कोई लाइन इस तरीके से गया, इस तरीके से, और y से उसका एंगल देखिएगा किधर दिया है, कितना दिया है, y से इधर साइड में एंगल दिया हुआ है 135 डिग्री। मान लीजिए 135 डिग्री y से दिया है, x से नहीं दिया है, y से दिया है, और मगर मांग रहा है स्लोप बताओ। तो स्लोप इज इक्वल्स टू हम लोग बोलेंगे tan के साथ एंगल विथ x एक्सिस, कौन से डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन या पॉजिटिव डायरेक्शन भी कहते हैं उसको। ठीक है, सोचिए क्या होगा अगर हम x के साथ एंटी क्लॉक चले, ये एंगल बनेगा। बस यही चाहिए कि क्या होगा, सोचिए थोड़ा क्या हो सकता है। हर चीज देखना है सर। 135 भी होगा, 135 होगा, एकदम ठीक। ये एंगल 135 डिग्री ही होगा। जरूरी नहीं है कि आप सीधा यहां से यहां आए, आपको घूम के आना चाहिए था। मान लीजिए ऐसा लाइन है, थोड़ा बड़ा कर दिए, ठीक है, ये अगर हमको प्रोवाइड किया है 135, ऑब्वियस सी बात है ये 45 होगा, ये 90 है तो ये 45 होगा, तो ऑब्वियस सी बात है ये 135 होगा। ऐसे पहुंचे हम वहां, 135 मिला हमको 135। तो मेरे पास x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में एंगल बना 135 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जब स्लोप का बात करेंगे तो स्लोप दैट इज इक्वल्स टू tan 135 डिग्री। अब आगे ट्रिग्नोमेट्री का काम है, जो वैल्यू देना होगा दे दो। ठीक है, -1 ये आया। नेक्स्ट एक और फर्स्ट वाले में तो थीटा 60 डिग्री होगा ना सर? इसमें हाँ, यस सर। हाँ, बिल्कुल ये 30 तो ये 30, ये 60 होगा, एकदम ठीक है। ठीक है, ये 60 होगा, तो यहाँ मेरे पास √3 आएगा। हाँ ठीक है, ये 30 होगा ना, ये 30 हुआ तो ये 30 होगा, और ये 30 हुआ तो ये 60 होगा। ठीक है, नेक्स्ट एक लाइन इस तरीके से गया और एक लाइन ऐसे आया। ठीक है, ये था मेरे पास L1 और ये है मेरे पास L2, L1 और L2। अब दोनों के लिए जो पार्ट प्रोवाइडेड है थोड़ा वो बता दे आपको। यहाँ पे एंगल, इन दोनों के बीच का एंगल प्रोवाइडेड है हम लोग को, और ये एंगल है अपने पास 60 डिग्री मान लीजिए। ठीक है, ये 60 डिग्री, वो 60 डिग्री अगर है और ये बोला ये दोनों लाइन आपस में बराबर है, लाइन सेगमेंट, वो दोनों लाइन सेगमेंट बराबर जो ऐसे जा रहा है, ठीक है, ट्रायंगल टाइप का, वो वाला लाइन सेगमेंट आपस में इक्वल है। इक्वल के लिए ऐसे डैश मार दिया हम यहाँ पे। तो बोला स्लोप ऑफ, यानी स्लोप ऑफ L2 क्या होगा और स्लोप ऑफ L1 क्या होगा, वो चाहिए। देखिए कैसे निकाल सकते हैं, हर चीज छोटा छोटा बात, सबके लिए फॉर्मूला कोई जरूरत नहीं है। कितना L1 का होगा tan 120 डिग्री और L2 का होगा tan 60 डिग्री। tan 120 और tan 60। ठीक, एकदम से। देखिए कैसे आप एनालाइज किए, जैसे एक एंगल दिया और बोला कि ये दोनों बराबर, ये 60 तो ऑब्वियस सी बात है ये भी 60 होगा,
और ये एंगल इसके बराबर, तो सब 60 आ गया, सब 60 आ गया, यानी ट्रायंगल कैसा है? इक्विलैटरल। अगर ये 60 है तो हमको चाहिए था ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, इसको हम लिखेंगे 120 डिग्री, ठीक। अगर ये 60 है तो इसका तो कंसीडरेशन ठीक है, क्योंकि मेरा डायरेक्शन होना चाहिए हमेशा एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज एक का 120 मिला, एक का 60 मिला, उसके बेसिस पे अगर हम स्लोप L2 का निकाले, देखिए L2 कौन है? ये L2, तो L2 का एंगल 60, tan 60 √3, और ये है L1 और L1 का 120 मतलब -√3, ये आ गया, ठीक है। तो अपने पास दोनों एंगल के लिए दोनों स्लोप मिल गया। नोट करें, ये है एंगल। जरूरी नहीं है हर बार फार्मूला लगाना कि हाँ हमको फार्मूला लगा के ही कैलकुलेशन करना है, आप एंगल देख के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं कंडीशन से। आप एक फार्मूला पढ़ें कि जो स्लोप होता है, आप फार्मूला ये पढ़ें कि जो स्लोप होता है, ठीक है, इसको हम tan थीटा बोलते हैं, ठीक है, इसको हम dy/dx बोलते हैं, इसको हम y2 - y1 r/x2 - x1 लिखते हैं, ठीक है, ये चीज। अब इसके बेसिस पे, एक मिनट, इसके बेसिस पे अगर कभी दो पॉइंट दिया, मतलब पूरा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, कुछ सोचना नहीं है, सीधा सॉल्व करना है हम लोग, ठीक है। मान लीजिए जैसे एक क्वेश्चन एग्जांपल में ये दिया, इफ अ स्ट्रेट लाइन contain point A 3, x and B 1, -1, which makes angle 135 degree from y axis in clockwise direction, तो फाइंड x कितना होगा ये हम लोग को कैलकुलेट करके देना है। तो देखिए क्वेश्चन कहां घुमा रहा है आपको। सबसे पहले तो एंगल पे, ठीक है, एंगल पे, और दूसरा पॉइंट पे। तो हमको ये समझ में आया कि अगर दो पॉइंट दिया तो ये तो लगाना है, अगर एंगल दिया तो इसका मतलब हमको tan थीटा यूज करना है, बस वही काम करना है। तो आपको पहला काम कर लेना चाहिए, यहाँ पे एक रफ डायग्राम बना के एंगल के लिए। तो एंगल बोला 135 यानी ऑब्ट्यूज, किसके साथ? y एक्सिस। कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। y एक्सिस पकड़े, इससे क्लॉक चलना है, इधर जाएंगे, क्लॉक राइट साइड जाएंगे, ऐसे नीचे की तरफ, और कितना जाएंगे? 135, मान लीजिए 90 से थोड़ा ज्यादा ले लीजिए, ठीक है, 135 मेरा लाइन बन गया ऐसे। देखो पापा, अब ये वाला जो एंगल है, ठीक है, ये वाला जो एंगल है इट इज 135। ये एंगल मेरा कितना? 135 डिग्री, सही है। अब देखने में लग ही नहीं रहा है, बोला जी। y के साथ 135 लाइन ऐसे जाएगा इस तरीके से। अब जाके ये 135 लग रहा है, ये 135 बनाया, 135 बनाया y से, कौन से डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज। क्या आप इसको समझे? फिगर क्लियर हुआ? ठीक। जैसे ये 135 हो गया, ऑलरेडी आप देख चुके थे, ये वाला भी 135 होगा, ऑलरेडी ये तो पढ़े थे हम लोग। तो थीटा हम लोग को कितना मिल गया? 135, जो कि हम यूज करेंगे किसमें? tan थीटा। अब हमको चाहिए डिफरेंस ऑफ y और डिफरेंस ऑफ x। तो tan थीटा दैट इज इक्वल्स टू y2 - y1 by x2 - x1। अब फार्मूला बेस्ड हो गया ये। तो tan 135 इज इक्वल्स टू y2, किसी को भी बोल लीजिए, -1 और x। तो आप लिख लें यहाँ पे -1 - x, और डिवीजन में 1 - 3 135 tan 135 -1 इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ 1 + x बाय नीचे -2, ये आया। यहाँ से नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, ये नेगेटिव इधर आया, तो 1 + x इज इक्वल्स टू -2, तो x का वैल्यू कितना आया? -3, ठीक है, x का वैल्यू -3। तो क्या करना है, जब भी दो पॉइंट देना, पूरा क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है, ठीक है।
मगर जब तक आप उसके लिए एंगल नहीं निकालेंगे, अब एंगल में या तो कॉन्सेप्ट यूज होगा और नहीं तो फिर सीधा फॉर्मूला यूज होगा। तो अगर मेरे पास कभी भी x छोड़ के किसी दूसरे एक्सिस y ही बचा, अगर y एक्सिस से रिलेटेड कोई भी एंगल दिया, पहले थोड़ा रुके, समझे, एक रफ डायग्राम बनाए, x के अलोंग एंगल फाइंड कीजिए, इट इज द एंगल विद x के अलोंग एंगल फाइंड कीजिए और बाद में फॉर्मूला लगा के कैलकुलेशन कीजिए कि क्या हो सकता है। ठीक है, देखिए एक और चीज, मान लीजिए जैसे क्वेश्चन में ये बोला if A and B related linearly as A equals to 3, 2, B equals to 2, 5, ठीक है, such that C lies on this line AB as C is equals to A, B। बोला क्वेश्चन में फाइंड रिलेशन बिटवीन A एंड B, A और B में A और स्मॉल b क्या रिलेशन होगा ये फाइंड करके दो। ठीक है, पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए क्या दिया, A का कोऑर्डिनेट दिया, B का कोऑर्डिनेट दिया, ठीक है, और वो रिलेटेड है, कैसे, लीनियरली रिलेटेड है। तो इसका मतलब एक ही बात हुआ, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन बनाना है। अब उसके बाद बोला C जो है वो AB के ऊपर लाई कर रहा है, लाइन AB के ऊपर लाई कर रहा है, तो हम लोग को A और B में ये जो कोऑर्डिनेट दिया A और B, इसमें रिलेशन निकालना है। तो क्या करेंगे, एक रफ डायग्राम बनाएंगे सबसे पहले, ठीक, एक रफ डायग्राम बनाएंगे हम लोग, A यहाँ पे, B यहाँ कहीं, अब C को अंदर रखिए बाहर रखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है, कहीं भी रख दीजिए, मगर इतना समझ में आया कि ABC कैसा है, कोलिनियर पॉइंट्स है, कोलिनियर। A का स्लोप कोऑर्डिनेट 3, 2, B का कोऑर्डिनेट 2, 5 और C का कोऑर्डिनेट AB दिया है। हम लोग को ये पता कि अगर एक स्ट्रेट लाइन पे है तो स्लोप ऑफ AB जो होगा वो स्लोप ऑफ BC या AC के बराबर होगा, BC या AC के बराबर होगा। तो स्लोप ऑफ AB निकालेंगे कैसे, डिफरेंस ऑफ y 3 बाई डिफरेंस ऑफ x -1, ये 2 लिखा था। यहाँ पे स्लोप ऑफ BC डिफरेंस ऑफ y बाई डिफरेंस ऑफ x a -2, यहाँ से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3a - 6 इज इक्वल्स टू -b + 5, एक तरफ शिफ्ट कर लीजिए, 3a + b इज इक्वल्स टू 6 को उधर भेज दीजिए 11। इट इज द रिलेशन बिटवीन a एंड b, ये हुआ रिलेशन a और b का। तो आपके पास एक छोटा डायग्राम नहीं देगा मगर उसको डिस्क्राइब करेगा लाइन में, सोचना है, समझना है, कोऑर्डिनेट में पहले एक रफ डायग्राम बनाना है, तब क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, नोट करेंगे, कुछ भी